अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे सबसे बड़ी अदालत में होने वाली समाअत से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। औरंगी और गुजर नाला तजावजात ऑपरेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की क्लास ले ली। कहा कि आप लोगों ने ही नालों पर कब्जा कराया है। KMC जैसे इदारे को खोखला कर दिया गया। लाइन्स एरिया में भी एक पर्ची पर जमीनें बेच दी। किसने अपाहज कर दिया था? समाअत का मजीद अहवाल भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। नस्ला टावर का फ्रंटमैन कौन है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सरजनिश भी की। ये कहा कि आप लोगों ने ही कब्जा कराया है, KMC जैसे इदारे को खोखला कर दिया है। आपको किसने अपाहिज बना दिया? चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। कराची के 36,000 प्लॉटों पर आज भी कब्जा है। लाइन्स एरिया में एक पर्ची पर जमीनें बेच दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद इतनी दिलकश जगह थी, कच्ची आबादी से भी बदतर बना दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि हाल देखें, मिट्टी भरी हुई है, सड़कें तबाह हाल हैं। ये सारी साजिश की गई है कराची वालों के साथ। अदालत का सिंध की तमाम सरकारी ज़मीनों को फौरी वागजार कराने का हुक्म भी सामने आया है। अदालत ने सरकारी ज़मीनों पर कायम इमारतों को मिसमार करने का हुक्म भी दे दिया है। तो आपको ये बताते चले, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, बड़ा फैसला सामने आया है। नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि नस्ला टावर का फ्रंटमैन कौन है। औरंगी और गुजर नाला तजावजात ऑपरेशन से मुतालिक ये केस की समाअत, और ऐसे में चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सरजनिश भी की है। चीफ जस्टिस ने KMC के हवाले से ये कहा कि KMC जैसे इदारे को खोखला कर दिया। आप लोगों को किसने अपाहिज बना दिया? कराची के 36,000 प्लॉट्स पर आज भी कब्जा है। लाइन्स एरिया में एक पर्ची पर जमीनें बेच दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद इतनी दिलकश जगह थी, कच्ची आबादी से भी बदतर बना दिया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, रेलवे अराजी से मुतालिक केस के हवाले से बताइएगा, चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे? देखिए रमीज, अभी आपसे कुछ देर कबल अदालत ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है। इससे कबल नस्ला टावर जब गिराने का हुक्म दिया गया था तो जो बिल्डर हैं उनकी जानिब से एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी और बताया गया था कि उनकी कानूनी लीज है। तमाम जो रिपोर्ट आज अदालत में पढ़कर सुनाई गई है, अदालत ने उसमें उस पर रिमार्क्स दिए हैं कि आपकी 780 मुरब्बा गज की जमीन थी, तमाम 341 मुरब्बा गज ऑक्युपाई किया गया गैर कानूनी तौर पर, जो कि सर्विस रोड की जगह थी। मजमूई तौर पर यह आपके कब्जे की जगह है जिसे हम इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर नस्ला टावर जो शारा फैसल से मुत्तसिल है इसको गिराया जाए, जिस पर बिल्डर के वकील ने यह दरख्वास्त की कि जो हिस्सा गैर कानूनी अदालत समझ रही है सिर्फ वो गिराने का हुक्म दिया जाए और बकिया हिस्सा को छोड़ दिया जाए, जिस पर अदालत ने ये भी दरख्वास्त कर दी और हुक्म दिया है कि नस्ला टावर गिरा दिया जाए। इसके अलावा रेलवे की अराजी पर जो गैर कानूनी सोसाइटी हैं, अदालत ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर उसे अलॉटमेंट सबकी कैंसिल की जाए और वाज़ेह वागुजार कराया जाए। इसके अलावा महकमा रेवेन्यू को ये हुक्म दिया है कि कराची समेत सिंध भर में जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं उन्हें वागुजार करवाया जाए और जिस पर ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं उसे फौरी तौर पर गिराया जाए और एक ग्रैंड ऑपरेशन करके अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा अदालत ने KMC के हवाले से सख्त रिमार्क दिए हैं और अपने रिमार्क्स में कहा है कि KMC को खोखला कर दिया गया है, 80% स्टाफ सरप्लस है और ये भी रिमार्क्स दिए अदालत ने कि 10% स्टाफ सिर्फ KMC का रखा जाए और बकिया स्टाफ को निकाला जाए। KMC की वजह से ये शहर तबाह हो रहा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे इलाके कच्ची आबादियों से भी बदतर मंजर पेश कर रहे हैं। जी ठीक है इरफान हक, आप जिस तरह से हमें तफसीलात बता भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है। नस्ला टावर का जो गैर कानूनी हिस्सा है उसे गिराया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया। कई सवालात उनकी जानिब से उठाए गए कि नस्ला टावर का फ्रंटमैन कौन है, और साथ में चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनकी सरजनिश भी की और ये कहा उन्हें कि आप लोगों ने ही कब्जा कराया है, KMC जैसे इदारे को खोखला कर दिया है, आपको किसने अपाहिज बना दिया। और ये भी ये रिमार्क सामने आया है कि कराची के 36,000 प्लॉटों पर आज भी कब्जा है। लाइन्स एरिया में एक पर्ची पर ज़मीनें बेच दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद इतनी दिलकश जगह थी, कच्ची आबादी से भी उसे बदतर बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलसल समाअत का सिलसिला जारी है। बड़ा फैसला आज भी सामने आया, नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया गया।
नस्ला टावर का फ्रंट मैन कौन है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची के राशिद मिन्हास रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइए इस बारे में। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन शॉपिंग सेंटर में, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बंद शटर इस बात की गवाही है कि इनमें से बेशतर का सामान निकाला जा चुका है। और इस वक्त भी बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं ताकि उसको किसी महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा सके। साथ साथ आपको नज़र आएगा कि हैवी मशीनरी भी अपना काम कर रही है। इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ही जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद ही बहुत सारे दुकानदारों ने अपना सामान यहाँ से निकालना शुरू कर दिया था। बेशतर वो दुकानें हैं कि जिनके दुकानदार यहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर चुके हैं, और ये कार्रवाई आज पूरा दिन जारी रहेगी। इस बात का भी इम्कान है कि बहुत सारे दुकानों में जो सामान मौजूद है उसे कल भी निकाला जाए, लेकिन साथ साथ जो शॉपिंग सेंटर का जो मरकज़ी हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, उसको भी मिसमार किया जा रहा है, और जो दुकानें खाली होती जा रही हैं, बाहर की दीवारें, उसको भी तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। KMC के हुक्काम का ये कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है, और इसको मुकम्मल करने में कम से कम उन्हें 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। खासा मजबूत स्ट्रक्चर है, और ये वो सारा एरिया है जिसको खाली करने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दुकानदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी गाड़ियाँ ला रहे हैं, यहाँ से अपना सामान मुख्तलिफ जगहों पर महफूज मकामात पर उसे मुंतकिल भी कर रहे हैं। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। कौन सा ऐवान, कैसा तकद्दुस, हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन अरकान, बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में सब बन गए पहलवान। ऐसा हंगामा हुआ के बाद सीटियों से गालम गलोच और गैर अखलाकी नारों तक जा पहुंची। बजट की कॉपियों को गेंद की तरह उछाला गया। PTI की मलिका बुखारी की आंख पर चोट आई। ऐवान का तकद्दुस कैसे पामाल होता रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुकद्दस ऐवान में बदतहजीबी की हदें पार, शोर शराबा, धक्कम पेल, सीटियां, गालियां और चीखो पुकार। झींगा मुश्ती और हल्लड़बाजी की बदतरीन मिसाल कायम की गई कौमी असम्बली के पोस्ट बजट इजलास में। क्या हुकूमती, क्या अपोजिशन अरकान, सब आपे से बाहर नजर आए। PTI के अली नवाज अवान और लीगी MNA रोहेल असगर के दरमियान झगड़ा हुआ। जिस तरह दुश्मन की फौजें एक दूसरे पर गोला बारी करती हैं, ऐसे बजट की कॉपियां फेंकी गईं। जिसके हाथ जो लगा मुखालिफिन पर दे मारा। ऐवान का तकद्दुस गालियों की गूंज में पामाल हुआ। असेंबली में लीगी अरकान अली गौहर बलोच और मुर्तजा अब्बासी के गैर इखलाकी नारे गूंजते रहे। शहबाज शरीफ को लीगी अरकान ने हिसार में लिया, मगर फिर भी हुकूमती अरकान का निशाना ठीक ठीक जा लगा। खवातीन भी जद में आईं। मलिका बुखारी की आंख पर चोट आई, उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली की भी किसी ने न सुनी तो इजलास मुलतवी करना पड़ा। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रदाश गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और अपनी जो है हम लोगों ने किस तरह अपनी सियासत को लेकर आगे चल रहा है। धड़ाधड़ चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन शामिल हो रही हैं, ये नौजवानों की ख़वातीन की जो है नई क़यादत पैदा कर रही है, और पार्लियामेंट में इतने पढ़ी लिखी ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हमें इज्जत दी है, पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है। मुझे इंतहा जरताज गुल।
वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ और उसमें जो हंगामा आराई हुई, तो ऐसे में मलिका बुखारी उनकी आँख पर चोट लगी थी और जिस तरह से फ़ारूक हबीब आज उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ये कहा गया कि मलिका बुखारी को टारगेट करके हमला किया गया और इसी हवाले से इस वक्त ज़रताज गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमले करवाए। आप अगर उसको वीडियो को चलवा के दिखा दें तो मैं समझती हूँ कि आपको नोटिस आ जाएगा पैमरे की तरफ से, सेंसरशिप हो जाएगी, क्योंकि आप उसको माएँ बहनें बेटियों के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर उनको इतना ही तकलीफ है और उनको इतना ही है कि वो किसी खातून को यहाँ पार्लियामेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं PMLN वाले, तो जिन्होंने कल हमला करवाया है उनको चाहिए कि उनकी अपनी बेवा भाभी, जिसके सामने उनके एक्स मिनिस्टर उनके अपनी पार्टी के जो है वो तंजीम साजी रात के 3 बजे कर रहे थे और हाथ जो है वो तुड़वा के आ गए थे, उनको चाहिए कि पहले वो गैरत तो बराबर करें, फिर आप दूसरी खवातीन के। और चूंकि PMLN का तो ये क्राइटेरिया बन गया है कि वो खवातीन को जितना जो बदतमीजी करता है, जितना वो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, जितनी खवातीन पर पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक करता है पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट के अंदर, उसको उतना बड़ा ओहदा जो है वो मरियम नवाज की उसमें मिल जाता है। पहले तलाल चौधरी ने जिस तरीके से बदज़बानी की, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की और अपनी खातून के साथ रात के 3 बजे तंजीम साजी करवाते हुए जब हाथ तोड़वा के बैठे तो उनको तर्जमान बना दिया गया। अब ये जो दूसरे हैं इनके, मैंने अली गौहर बलोच साहब जिन्होंने इस कदर, मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकती, जिन्होंने हमले भी खवातीन के ऊपर करवाए, मैं कहती हूँ कि अब आपको शायद वो तर्जमान बना दें, लेकिन आपको पहले सोच लेना चाहिए कि आपकी अपनी खवातीन आपके हाथों से महफूज नहीं है। हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हमें जमहूरी इक़्तिदार ने इज़्ज़त दी है, हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज़्ज़त दी है, हमें इस कौम ने इज़्ज़त दी है। ये माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे इज़्ज़त के साथ, ग्रेस के साथ पार्लियामेंट में कानून साजी करती हैं और अपनी सियासत का महवर वो अपना आगे लेकर चलती हैं। आप कौन होते हैं हमसे ये इज़्ज़त छीनने वाले? आप कौन होते हैं हमारी सियासत ख़त्म करने वाले? आप समझते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे और आप हम पे हमले करवा के और आप जो है खवातीन के साथ गाली गलोच करके और आप उनकी बेइज्जती करके, क्योंकि आपकी अपनी लीडर है कि काउंसलर का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, चूंकि खवातीन यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना बड़ा आपकी पार्टी जो है, आपने सिर्फ PMLN ने लिबादा ओढ़ रखा है सियासत का, सियासी पार्टी नहीं है ये। गुंडागर्दों की अब जमात हो गई है, ये बदतमीजों की जमात होगी, ये हुल्लड़बाजों की जो इनकी जमात हो गई है, ये बाकायदा हमला करने वालों की जमात हो गई है। ये बाकायदा हमले करवाने के बाद इनको आगे और जो है वो अच्छा मकाम इनकी पार्टी में मिल जाता है। कब्जा माफिया से लेकर जमीनों पे कब्जा करने वाले, बेवाओं की जमीनों पे कब्जा करने वाले, यतीमों की जमीनों पे कब्जा करने वाले, उनको जो है पार्लियामेंट में खवातीन के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि ये बदतमीजी की सियासत जो है उनको सूट करती है। खवातीन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप हमें डिमोरलाइज करेंगे और आप इस तरीके से खवातीन के ऊपर हमले करवाएंगे और आप समझते हैं कि आप हमें सियासत के आने से रोकेंगे, ये पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी पार्टी को मुबारक हो आपका ये नजरिया कि आपका लीडर बाहर बैठा हुआ है कौम की तज़हीक करके, कौम के पैसों के ऊपर लूट के, और आपको इश्तिहारी करार दे दिया कोर्ट ने। आपको तो चाहिए कि पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आए और मुकदमों की जो है वो आप उसको फेस करें। आप यहाँ पे खवातीन के ऊपर हमले करवाते हैं क्योंकि आपसे बजट बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये बेवाओं का बजट था, यतीमों का बजट था, नादारों का बजट था, किसानों का बजट था, क्योंकि हर तबका इलम है कि हर जो तबके के लोग हैं पाकिस्तान में वो इस बजट से खुश हैं। तो आपको बजट में कुछ मिला नहीं है। आपको पता था कि सारे इशारे दुरुस्त हैं, हमारा जो मुल्क है वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप से चूंकि अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सोचा कि मैं पार्लियामेंट की तौहीन करके और खवातीन के ऊपर हमले करवा के और गाली गलौज करवा के और उनको जो है सियासत से रोक दूं, हम इसका मुकाबला करेंगे। इसको स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो 1-1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक ही नहीं है। और उनके हल्के वाले भी उनसे पूछे कि आप लोग जिनको वोट देते हैं, आप खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उनको यहाँ पे भेजते हैं।
مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے. جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی. باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمانٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے, اس پارلیمانٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے, اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, میرے لیے تمام خواتین تمام لوگ پارلیمنٹیرین میرے لیے بہت معزز ہیں, لیکن ظاہر بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے, آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے, آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے, آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے, آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے, لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی, اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں. آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے, آپ عیا ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر. عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں. میں ملیکہ بخاری کو دیتی ہوں, کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے, بینائی بچا لی ہے, لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں. ان کی ماں پہ, ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے, باقاعدہ ماریں گے. یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں, کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں, کسی کے اوپر حملہ کرواتے ہیں, کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ مسلم مملکت اس وقت مرزا سے گفتگو کر رہے ہیں تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں کہ شوگر کس نے کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے, اور ان لوگوں کو بلائیں. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے شوگر سے؟ وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا ہے جس کے فیصلے سے پاکستان میں شوگر کی قیمت بڑھی ہے؟ جو ای سی سی اور کابینہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم شوگر ایکسپورٹ کریں گے جب ملک میں سرپلس نہ ہو, وہاں اس ملک میں چینی کی قیمت تو بڑھے گی نا. تو چینی کی قیمت بڑھی ہے عمران خان کے فیصلے سے. تو کیا میں پوچھوں گا شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی 53 روپے سے 110. خاقان عباسی گفتگو کر رہے ہیں, دوسری جانب ملکہ بخاری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اوپر اندر اس آگسٹ ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا, اس پارلیمان بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں, آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں, ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں, ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں, بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے. کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی, تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی, اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا.
آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں، آپ نے اس کی تصحیح کی، 12 تصحیح کی 3 سال۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے۔ جو کل ہوا پارلیمان میں، پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی۔ آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی۔ دیکھیں، جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک دو طرفہ۔ ملکہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے نون لیگ نے قومی اسمبلی کو پہلوانوں کا اکھاڑا بنا دیا۔ کل جو کچھ ہوا وہ مریم نواز کے کہنے پر کیا گیا۔ مریم نواز گروپ اگر شہباز شریف کی تقریر نہیں سننا چاہتا تھا تو اسے باہر چلے جانا چاہیے تھا۔ نون لیگ نے سیاست میں گلوکریسی متعارف کروائی۔ گالم گلوچ کی گئی، غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ ملیکہ بخاری کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بجٹ بک ماری گئی جو کہ ان کی بائیں آنکھ کے اوپر لگی۔ خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ ضائع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ مریم صفدر نے شاہد خاقان عباسی کو ہدایات جاری کی، وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جب وہ کانوں میں آگے خسر پھسر کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی۔ یہ رویے ان کے کوئی نئے رویے نہیں ہیں، یہ گلو بٹ، یہ پومی بٹ، یہ بلو بٹ، یہ گلو کریسیاں ساری انہوں نے متعارف کروائی ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے ان کی۔ بی بی شہید کے بارے میں یہ کیا کیا کہتے رہے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی قوم نہیں بھولی ہوئی۔ وہ بھئی آپ نے شہباز شریف کی تقریر اگر مریم صفدر گروپ نہیں سننا چاہتا تھا تو وہ باہر چلا جاتا۔ 20 بار اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو اپروچ کیا ہے۔ درجنوں بلز ایسے ہیں جن کے اوپر اپوزیشن نے قانون سازی کرنے کی بجائے بائیکاٹس کو ترجیح دی۔ اسمبلیوں سے ٹی اے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن قانون سازی کے اندر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب پھر حکومت قانون پاس کرتی ہے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ روٹی، کپڑا اور مکان کی باتیں کرنے والے ایک اور بات کر گئے۔ سندھ بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بولے بہت اچھی کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ آئے زیادہ نہیں سندھ حکومت کی صرف 13 سال کی شاندار کارکردگی پر ایک نظر ہو جائے۔ یہ ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو نیا بجٹ پیش کرتے کرتے سندھ کے عوام کی جانب سے اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے۔ سندھ حکومت کی 13 سالہ کارکردگی کے رنگ یہ ہیں۔ اسکول باڑے بن گئے، بلاول ہاؤس میں بھینسیں چائے کے لیے دودھ دینے لگیں، کراچی کچرا کنڈی بن گیا، بارشوں میں ڈوبتا رہا، کتے کاٹتے پھرے اور ان کے مریض ویکسین کے لیے در بدر بھٹکتے پھرے۔ مریض ایمبولنس کے بجائے ریڑیوں پر لے جائے گئے، پولیس موبائلوں کو دھکے لگائے گئے۔ 13 سال میں سندھ کے لوگوں نے واقعی بہت رنگ دیکھے، تباہی کے رنگ، بربادی کے رنگ، بے بسی اور بے کسی کے رنگ۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں اقدام قتل میں پیشی پر آئے ملزم کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق انجم مسیح نامی ملزم کے خلاف تھانہ لیاقت آباد اور کوٹ لکھپت میں اقدام قتل سمیت لڑائی جھگڑے کے مقدمات درج ہے۔ ملزم جیسے ہی کچہری کے مرکزی دروازے پر پہنچا مخالفین نے فائرنگ کر دی۔
पुलिस के मुताबिक मकतूल को चेहरे और सर पर 4 गोलियां लगी। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सिंध में प्री मानसून बारिशें आज से शुरू होंगी। सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर में आज और कल बारिश मुतवक्के है। सरदार सरफराज का कहना है कि हैदराबाद में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून कहेंगे हम इसको, जो 17 तारीख से चांसेस हैं। 16 तारीख को अपर सिंध में सक्खर डिवीजन में कहीं है, और फिर 17 और 18 को कराची में भी इम्कान है। कराची में तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी दादू, लाड़काना साइड, सक्खर और इधर नीचे हैदराबाद वगैरह में वहाँ पर किसी जगह में तेज बारिश भी होगी आंधी के साथ। ज़ाहिर है शुरू में आंधी चलेगी। कराची में भी इम्कान है 17 तारीख की शाम को कुछ आंधी चलने और हल्की कहीं और कहीं मॉडरेट बारिश का। कराची के इलाके शादमान में गंदा नाला आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। बारिश से पहले ही एक हफ्ते में 3 बार इलाके में तबाही मचा दी। सड़कों और गलियों समेत पूरा इलाका गंदे पानी से भर गया। तफसीलात जानते हैं रेहान अहमद की इस रिपोर्ट में। शादमान टाउन गौसिया चौक के करीब सेवरेज का नाला उबल पड़ा। गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना दोभर कर दिया। ना मस्जिद जा सकते हैं, ना कोई मामलात हो सकते हैं। यही मामलात है। इस चीज़ को सफ़र करते हुए एक अरसा दराज हो गया। अब मैं रोटी लेने यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। अब आप खुद देखें यहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पर इनमें क्या जरासीम, जेम्स वगैरह कितने होते होंगे। परेशानी है नहीं है यहाँ पर। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन नहीं करना चाहती इसको। इतना बड़ा शहर है, रेवेन्यू जनरेट करता है। डीसी सेंट्रल को यहाँ पे कंप्लेंट्स हमने दी हुई है रिटर्न में, लेकिन कोई यहाँ पे आके पूछता नहीं। आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं अपनी और वापस यहाँ से चले जाते हैं। इंतजामिया ने हंगामी इक़दाम ना किए तो बारिशों में सूरत हाल बदतरीन हो सकती है। कैमरामैन शाहिद वाजा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि यूनुस मेमन के मुंशी ने कल सिंध का बजट पेश किया। नए बजट में 13 साल की करप्शन की दास्तानें हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की। उनकी लूट मार बेनकाब करते रहेंगे। बजट बुक के अंदर वही 13 साल की करप्शनों की दास्तानें हैं, और इसी बजट बुक को इन्होंने इस दफा फिर इस अजरक के सहारा लेने की कोशिश की है। इन्होंने अजरक कार्ड खेलने की कोशिश की है, इन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है, जबकि इस बजट बुक के अंदर सिंध के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। अजरक दुश्मन बजट है, ये सिंधी टोपी दुश्मन बजट है। यूनुस मेमन के मुंशी साहब ने जो बजट पेश किया, हम कहते हैं कि मुंशी साहब आपने अपनी नौकरी तो पक्की कर ली, लेकिन सिंध के अवाम के दिल में आपकी जगह खत्म हो चुकी है। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में बेगारी किनाल में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी की जद में आ गई। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे वली सोमरो से। वली, जो मुताल्लिका इंतजामिया है उनकी जानिब से कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जैकबाबाद की तहसील है गढ़ी खेरो के नवाई गांव फकीर मोहम्मद में ये सुबह वक्ती शिगाफ पड़ा था। पहले तो 20 फुट का शिगाफ पड़ा, बाद में शिगाफ बढ़ते 80 फुट का हो चुका है। अभी ये कहा जा रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है कि हो सकता है ये शिगाफ 100 फुट से तजावज कर जाए। और बड़ी बात यह कि ताहाल कोई भी आपाशी काबला नहीं पहुंचा है, कोई भी इंतजामिया नहीं पहुंची है। और देहाती जो है उन्होंने एहतजाज भी किया है, इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और अपनी मदद आपके तहत वो अभी शिगाफ पुर करने में मसरूफ है, पर ताहाल कोई भी अमला नहीं पहुंचा है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया वली सोमरो। कोरोना की तीसरी लहर में अमवात की शरह कम होने लगी। एक दिन में 46 अफराद जान की बाजी हार गए। 1038 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के बायस पंजाब में 19, सिंध में 17 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जाम बहक हुए। मुल्क भर में किए गए 42,000 टेस्ट में से सिर्फ 1038 मुस्बत निकले। नए केसेस की शरह 2.46% रही और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 39,905 है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 3,69,276 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। मजमूई तादाद 1,20,67,000 हो चुकी है। डॉलर ख़त्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF इस बार पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली नहीं था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में मज़ीद क्या बातचीत हुई, इसकी अपडेट्स भी आपको फिल वक्त देंगे।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था तो डॉलर ख़त्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा। ये दावा किया गया है शौकत तरीन की जानिब से। ये भी कहा गया कि IMF इस बार पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली नहीं था। सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का ये इजलास हुआ। FATF की ग्रे लिस्ट के मुतालिक FATF इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की जानिब से FATF एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रिपोर्ट FATF इजलास में पेश की जाएगी। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल कर चुका है। FATF का आइंदा इजलास 21 से 25 जून तक होगा। रिव्यू ग्रुप अपनी रिपोर्ट FATF इजलास में पेश करेगा। इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप में अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता इजलास तक 24 निकात पर अमल किया था। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। मशहूर ड्रामे के किरदार अर्तुगरुल गाजी से मुल्तान का शहरी इस कदर मुतासिर हुआ कि घर पर तलवारों की ज़बरदस्त कलेक्शन सजा ली। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। अर्तुगरुल ड्रामे का असर मुल्तान के 35 साल नौजवान पर तलवारबाजी का जुनून सवार। जहांजेब ने 30 से ज़ायद तलवारें जमा कर रखी हैं, जिनमें शबीह जुल्फकार, अर्तुगरुल गाजी की तलवार, नूर गुल का कुल्हाड़ा और मुख्तलिफ हॉलीवुड फिल्मों के किरदारों की नई और पुरानी तलवारें शामिल हैं। ये सारी मैंने पूरे वर्ल्ड से इकट्ठी की हैं और ये ड्रामा अर्तुगरुल गाजी कुर्लुस उस्मान से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मुझे शौक़ हुआ कि मैं ये अपने पास भी, मेरे पास भी ये सब वैरायटीज़ होनी चाहिए। और ये सारे जो डैगर्स हैं, जितने भी सॉर्ड्स हैं, ये सब डेकोरेशन हैं और ये ब्लेड नहीं है इनकी। जहांजेब की तलवारें सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि चलाने में भी खूब महारत रखता है। इसके इस फन से देखने वाले भी खूब महजूज होते हैं। जी, इन्होंने बहुत अच्छी कलेक्शन की है, बहुत खूबसूरत तलवारें हैं, इनका शौक़ है बहुत। तो हमने ये फर्स्ट टाइम ऐसी देखी हैं तलवारें, हमें बहुत अच्छा लगा है। तलवारों के अलावा जहांजेब की कलेक्शन में तीर कमान और निंजा के डैगर्स भी मौजूद हैं। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती इन दिनों जोबन पर है। घाने के एक दिलकश मकाम की सैर करवा रहे हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। ठंडी ठंडी हवाएं, साफ शफाफ पानी और उसमें मौजूद ट्राउट फिश। कुदरती मनाजिर और दिल फरेब नज़ारों से भरपूर ये जिला घांचे की सोगा झील और फिश फार्म है, जहां इन दिनों सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। लोग कश्ती में बैठकर झील की सैर करते हैं, बच्चे भी खुशी से निहाल हैं। हम यहाँ झील और मछलियों को देखकर बहुत खुश हैं और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को भी इधर आके एंजॉय करना चाहिए। हम हमारे फैमिली के साथ घूमना है, बहुत मजा आ रहा। महकमा फिशरीज घांचे की जानिब से यहाँ एक फिश फार्म बनाया गया है, जहाँ आला नस्ल की ट्राउट फिश अटखेलियाँ करती दिखाई देती है, जिन्हें खरीदा भी जा सकता है। सयाहों का कहना है इतने कम पैसों में इतनी अच्छी तफरीह का मौका जाया नहीं करना चाहिए। आप फैमिली समेत यहाँ आ सकते हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं है। बहुत प्यारी जगह है, हम अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हुए और बहुत अच्छी जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का। गर्मी ने परेशान कर रखा है तो घांचे की सोगा झील चले आएं, सुहाने मौसम और दिलकश नज़ारों के साथ ट्राउट फिश के मजे उड़ाएं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, घांचे।